गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज से जो है वो कई स्टेट में जो है वो कई जगह पर जो है वो वोटिंग हुआ है। फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग शुरू हुआ है। और जो भी आप में से जो भी जो है वोट देने मैं बोलूँगा आपसे कि जिनकी भी उम्र है वोट देने की, तो प्लीज़ ज़रूर वोट दीजिए। और जिम्मेदारी को समझिए कि वोट जो होता है बड़ा कीमती होता है। और लोकतंत्र में जो है वो एक एक वोट कीमती होता है, एक एक वोट का सिग्निफिकेंस होता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपके क्या पॉलिटिकल व्यू है, तो मैं ये बोलता हूँ कि देखो, मेरा पॉलिटिकल व्यू मैं किसी और पर अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। हर व्यक्ति के अपने अपना परसेप्शन है, अपनी स्वयं की स्वतंत्र सोच है। मैं यही कहता हूँ कि आ, जो भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर होते हैं ना, तो हमको इस बात को समझना होगा कि वो हमारी हमारे लिए होते हैं, हम उनके लिए नहीं होते। मतलब वे हमारे देश को सर्व करने के लिए, हमारी जो जो भी रिक्वायरमेंट है उन्हें पूरी करने के लिए पब्लिक के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि होते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हम जनप्रतिनिधि बोलते हैं, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। लेकिन क्या हो गया है दुर्भाग्य से जो है एक ऐसा ट्रेंड डेवलप हो गया है कि लोग बाग पॉलिटिकल लीडर को अपना माली बाप समझने लगे, मालिक समझने लगे, उनसे भगवान जैसी उम्मीदें करने लगे हैं और सोचते हैं कि भाई ये बहुत कुछ बड़ा भारी काम कुछ कर देंगे। तो एक्चुअली में सब हार्ड मास के बने पुतले हैं। हमें मेरा मानना ये है कि हमको ये सोचना होगा हमको कि से मेरी मेरी इमीडिएट रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, मेरी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट क्या है, और मैं उसके लिए जो है वो किसको वोट दे सकता हूँ। तो आई एम नॉट इन्फ्लुएंसिंग एनी वन, पर मैं बोलूँगा सोच समझ कर जो हमारे आसपास है, यदि हम अपने आसपास जो देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वोट दें, ठीक है। खैर, पॉलिटिकल मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, बड़ा कंट्रोवर्शियल होता है, सबके अलग अलग मत होते हैं। पर मैं ये बोलूँगा कि एक ही चीज़ जो है वो है वोट देने की उम्र हो, तो वोट जरूर दीजिएगा जाके। मैंने भी चूंकि मुंबई से यहाँ आया हूँ, तो मैंने भी इलेक्शन कमीशन में जो है अप्लाई किया हुआ है मेरे यहाँ के वोटिंग के लिए। दो चार, मुझे लगता है एक दो दिन में आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे तो जो है वो अगले से थर्ड फेज़ में या फोर्थ फेज़ में इलेक्शन है यहाँ पर भोपाल में। आप में से कुछ बच्चों ने मुझसे एक बात और भी कही है, पूछा उन्होंने मुझसे कि सर ये जो आपका मई में जो टारगेट बैच आने वाला है, उस टारगेट बैच में कौन पढ़ाएगा? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या उसमें फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे? अब ये क्वेश्चन क्यों पूछे? ये क्वेश्चन उन बच्चों ने ये पूछे हैं कि सर आप ऑफलाइन बैच शुरू कर रहे हैं, ग्लेटर बैच शुरू कर रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान तो उस पर रहेगा, आप ऑनलाइन पर ध्यान नहीं दोगे। बच्चों ने ऐसा बोला, जो कि बायोमेंटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बायोमेंटर्स का जो कमिटमेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे कहीं कहीं पे भी खरा नहीं उतरता है। तो ये एब्सोल्युटली गलत है। क्या होता है बेटा, जब ऑनलाइन बैच शुरू होगा, टारगेट बैच शुरू होगा, तो उसमें रिकॉर्डिंग फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर ही उसमें रिलीज किए जाते हैं। टारगेट बैच हमेशा से जो है वो सबसे यूनिक बैच रहा है, सबसे अधिक मोस्ट सॉट आफ्टर बैच रहा है, सबसे अधिक सिलेक्शन देने वाला बैच भी टारगेट बैच रहा है। जहाँ से सबसे अधिक सिलेक्शन होते हैं वो टारगेट बैच है। सबसे अच्छे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, सबसे अधिक मेहनत करने वाले बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, वो टारगेट बैच है। टारगेट बैच में जो है वो कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन हम लोग नहीं करते हैं। टारगेट बैच में फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे। अब आप बोलोगे सर ऑफलाइन के साथ कैसे ऑनलाइन मैनेज करोगे? भाई, आदमी जब अपने काम पर आता है ना, तो सुबह 9 से लेकर शाम को 6 तक उसकी ड्यूटी होती है। अब ऑफलाइन में 8 से लेके जो है वो 5 बजे तक, 6 बजे तक ड्यूटी रहेगी उसकी, ठीक है। ऑफलाइन बैच एक है, ग्लेटर बैच 1 है, वो शुरू होगा अभी, ठीक है। उसमें क्लास लगेगी, उसका ऑनलाइन से कोई वास्ता नहीं है। उसके बाद चूंकि फैकल्टीज जो हैं वो दिन भर फ्री हैं, उसके बाद बाकी सपोर्टिंग फैकल्टी सारे काम देखते हैं। तो ऑनलाइन का रिकॉर्डिंग हो रहा होगा। जैसे मान लो जावेद सर ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, तो ऑनलाइन में अभी उस समय दूसरे चैप्टर पढ़ा रहे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे अमर सर। जब अमर सर वहाँ पढ़ा रहे हैं तो जावेद सर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। सेम हिंदी केमिस्ट्री, चिन्मय सर पढ़ा रहे हैं तो संजय सर की रिकॉर्डिंग चल रही है, संजय सर पढ़ा रहे हैं तो चिन्मय सर की रिकॉर्डिंग चल रही है। एक टीचर और आने वाले हैं, अभी बात चल रही है उनसे, बहुत बढ़िया टीचर है केमिस्ट्री के वो। बायोलॉजी के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन में मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन में। हाँ, बायोलॉजी में ऐसा जरूर हो सकता है बेटा कि कुछ चैप्टर, जैसे इस साल भी हुआ, कुछ चैप्टरों से मैंने कहा ना बायोलॉजी का सिलेबस होता है बड़ा, तो 20 से 30% चैप्टर जो होते हैं, मतलब 10 में से 2 या 3 चैप्टर ऐसे होते हैं जो फ्रेशली रिकॉर्डेड होते हैं, मतलब वो लेक्चर असाइन टास्क में जाते हैं वो, ठीक है ना। बाकी 70-80% तो फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर ही होते हैं, ठीक है। हर बैच में ऐसा है, हर साल ऐसा है, सबसे शुरू हुआ बायोमेंटर तब से ऐसा है। तो उसको लेके बहुत दिमाग में डाउट कि मैं यदि मैं कुछ अच्छा करने जाता हूँ और लोग कहते हैं कि अब आप अच्छा कर रहे हो तो आप यहाँ पे बुरा करोगे, ये गलत है। वी ऑल्सो डिजर्व टू ग्रो, वी ऑल्सो डिजर्व
टू चार्टर न्यू बाउंड्रीज, ठीक है ना, उसके लिए भी हम कोशिश करना चाहिए हमको, है ना बेटा। तो ये सोचना एब्सोल्युटली गलत है कि ऐसा कुछ होगा। मैंने कहा ना आपसे, टारगेट बैच इस बार जो है उसके एडमिशन जो है 6 मई से ओपन होंगे टारगेट बैच के एडमिशन, और क्लासेस की 16 मई से जो है वो क्लासेस टारगेट बैच की भी शुरू हो जाएंगी, लेकिन वो बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस होंगी। मतलब फिजिक्स के पहले जो एसेंशियल मैथमेटिक्स पूरा है वो 16 मई से शुरू हो चुका होगा, ताकि 1 जून से जब से पूरा प्रॉपर कोर्स शुरू होता है तब तक जो है वो सब चीज़ें पूरी हो सकें। हो ऐसे बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी हो गया, आपका ओरिएंटेशन क्लासेस हो गई, वो सब मई के महीने में ही पूरी हो जाएंगी वो, ताकि आपको पूरा का पूरा जून से 1 जून से आप फुल स्पीड से आप पढ़ना शुरू कर सकें टारगेट बैच के अंदर, ठीक है। तो टारगेट बैच के एडमिशन 6 मई को ओपन होंगे, ठीक है। ग्लेटर बैच की बात आई ऑफलाइन की, तो उसमें मैंने कहा ना आपसे कि उसमें मुझे लगता है कि कल मुझे डेटा बताया उन्होंने कि 22 या 23 जो है वो स्लॉट्स उसमें जो है वो खाली हैं अभी, और वो भी इसलिए खाली है कि कई बच्चे जो अप्लाई किए थे, सालकुन को बोला भी तुम नीट का एग्ज़ाम दे लो, पहले एक पेपर दे लो, तुमने डिविएट मत हो, तुम उनसे मेरी पर्सनल बात हुई तो उनको रोकने को बोला गया उसमें। तो ग्लेटर बैच 1 जो है उसके लिए पेरेंट्स से, बच्चों से सबसे बातें हुई उसमें हमारी, कई बार कई सेशन मीटिंग्स के चले उसमें, और मुझे लगता है कि हमारा जो बैच है उसमें जितने बच्चों से मैंने बात की सब बच्चे आउटस्टैंडिंग पढ़ने वाले हैं। सारे बच्चे मुझसे कमिट किए सर मेहनत करेंगे। हम लोग ग्लेटर बैच में ये डिसाइड किए कि पूरा बैच सेलेक्ट होना चाहिए, पूरा बैच सेलेक्ट होगा, वो पॉलिसी पर हम काम करेंगे कि एक क्लासेस में कोई एक टॉपर या 2 टॉपर के फोटो नहीं लगाना हमको सिर्फ एक लाइन पूरा ग्रुप फोटो छपना चाहिए, लिखना चाहिए, पूरा बैच सेलेक्ट, ठीक है। ये लेवल की मेहनत करने के लिए बच्चे तैयार हैं, पूरे इंडिया से बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं, और एक अलग तरह का माहौल बनेगा, एक अलग तरह का जो है वो एक पूरा इन्वायरमेंट वहाँ बनेगा। फिर रही बात, कुछ बच्चों ने कहा कि सर हॉस्टल्स के बारे में बताइए आप हमको। तो गर्ल्स हॉस्टल बड़ी संख्या में अवेलेबल है आसपास में, बॉयज़ हॉस्टल थोड़े से कम है, क्योंकि यहाँ पे एक अलग ट्रेंड है, हर शहर का अपना ट्रेंड होता है। ट्रेंड यहाँ पे है लड़के रूम लेकर रहते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ रूम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप अपने शहर से मान लो आप आ रहे हैं बैच के अंदर, और आपके किसी फ्रेंड को और साथ में आ रहे हैं आपके, तो आप लोग साथ मिलकर रूम ले सकते हैं उसमें। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में रुकना आप चाहते हैं उसमें। तो इससे मैं बोलूँ आपसे कि सबसे अच्छा तो ये है कि आप यदि आ रहे हैं लेटर बैच में तो आपके किसी फ्रेंड को भी साथ लेके आप आ जाए, ठीक है, मतलब कन्विंस कर लें उसको, तो आपको एक साथ मिलेगा उसके लिए, ठीक है। बाकी बायोमेंटर्स में तो आपको पता है ही कि जो है वो मेहनत करवाई जाती है थोड़ी सी, बच्चों को कमज़ोर ना समझकर बच्चे को सपोर्टिव वे में मेहनत करवाई जाती है, तो वो सब चीज़ तो है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम अपनी लिमिटेशंस को दूसरे के ऊपर ना लगाएं। बायोमेंटर्स ना तो ऑनलाइन में कोई कंप्रोमाइज़ करने वाले हैं, ना ऑफलाइन में कोई कंप्रोमाइज़ करने वाले हैं। स्टडी मटेरियल दोनों का डिफरेंट रहेगा, ठीक है, स्पेशली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। स्टडी मटेरियल में जो है वो मैंने कहा ना कि इस बार जो ऑनलाइन है उसमें भी हम लोग MCQ ऐड कर रहे हैं उसमें, मतलब MCQ बुक अलग से रिलीज़ करेंगे। तो कहने का मतलब है काफ़ी सारी कोशिशें चल रही हैं, और बिलीव मी अभी बहुत, मतलब मैं आपको बताऊँ कि मेरा जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी ऊपर है इस समय, क्योंकि कारण उसके पीछे ये है कि बहुत सारा काम एक साथ पैरेलल में खुला हुआ है। हम लोग फेलिसिटेशन सेरेमनी जो 12 मई को है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं हम लोग जो है वो बिल्डिंग का काम चला, रोज़ जाता हूँ साइट पर, रोज़ गुस्सा करता हूँ, रोज़ बोलता हूँ कि ये डिले क्यों कर दिया, इसको जल्दी करो, इसको ठीक करो, इसको ऐसा क्यों लगा दिया, ये क्लिप टेढ़ा क्यों, ये सीधा क्यों है। साइट पर जाके बहुत काम देखना पड़ता है, तो वो भी चल रहा है। फिर एकेडमिक काम भी चल रहा है। तो आप में से कई बच्चों ने इस दौरान कहा कि सर आप हमारा स्पेशल सेशन ले लीजिए जिसमें इम्पॉर्टेंट पोर्शन वाला, तो वो मंडे से लूँगा मैं आपका स्पेशल सेशन लूँगा। मुझे थोड़ा सा जो है ना, एक बार सच बोलूँ तो स्पेशल सेशन के लिए मतलब मैं जब तक मुझे अंदर से इंट्यूजन नहीं आता ना कोई चीज़ का, तब तक मैं वो कर नहीं पाता, ठीक है ना। तो वो एक इंट्यूजन टाइप ऑफ है, तभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इस बार क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये कि वो फीलिंग मुझे लगता है कि मंडे को मुझे ऐसा महसूस होना चाहिए। आप बोलोगे सर पेपर तो नहीं ले लेते आप पहले से, ठीक है, पेपर लेकर तो नहीं आते, आप क्या अरेंज कर रहे हो पेपर उसके बाद? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, हम आपको मंडे से सेशन लेंगे वो, ठीक है ना। तो अभी आप क्रैश कोर्स पे फोकस कीजिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें, और बाकी बच्चों को मैं ये बोलूँगा बेटा कि दिल छोटा मत करो। देखो, है ना, एग्ज़ाम दो 5 मई का, अच्छा पेपर गया, बहुत अच्छी बात है, सिलेक्ट होंगे, कॉलेज में पहुँचेंगे। पेपर में थोड़ा भी लगता है कि यार नहीं यार नंबर उतने नहीं आएंगे सिलेक्शन वाले, तो वी प्रैक्टिकल अगले दिन डिसाइड करो कि आपको ग्लेटर बैच में आना है, टारगेट बैच में आना है, कहाँ आपको आना है, डिसाइड करो, पढ़ने लग जाओ, ठीक है। कुछ मत सोचना आगे पीछे कि अब ये हो गया वो हो गया, नहीं।
याद रखना, इंतज़ार करने वालों को वही चीज़ें मिलती हैं जो सफलता पाने वाले बीच में छोड़ जाता है रास्ते में। जो लोग इंतज़ार ही करते रहते हैं ना, उनको वो चीज़ें मिलती हैं जो सक्सेस पाने वाले लोग छोड़ के जा चुके होते हैं। तो हमको इंतज़ार नहीं करना, हमको मेहनत करनी है। जब मुझे ध्यान है कि 95 में जब मैंने नीट एमपी पीएमटी और ऑल इंडिया पीएमटी, उस समय सीबीएसई पीएमटी हो रहा था, वो एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा पेपर बहुत अच्छा नहीं गया था, पर मुझे लगा, डाउट था मुझे कि सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उस समय तो बहुत कम सीटें थी और बहुत कट ऑफ भी अच्छा खासा जाया करता था, पेपर बहुत टफ आया करते थे। मतलब आप समझ लीजिए, हम लोगों का 3 दिन एग्ज़ाम चलता था, फिजिक्स केमिस्ट्री, एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री, 100 क्वेश्चन आते थे, 2 अलग अलग पाली में एग्ज़ाम होता था वो, फिर बॉटनी जूलॉजी और फिर इंग्लिश का भी एग्ज़ाम था। इंग्लिश का टेंशन अलग से, इंग्लिश भी पास करना है। तो हमने जब 95 का पेपर दिया तो हमको लगा कि यार नहीं होगा, तो हमने एग्ज़ाम देने के अगले दिन से तैयारी शुरू कर दी थी। अगले दिन से, नेक्स्ट डे उठाई किताबें, शुरू की, ट्यूशन ज्वाइन कर लिया, पढ़ना शुरू कर दिया, सोचे बगैर कुछ भी, जब होगा देखा जाएगा रिजल्ट में। और उसके बाद फिर अगले साल बढ़िया रैंक से एग्ज़ाम निकाला। तो क्या होता है कि मुझे लगता है कि जो जुनून हमारा होता है ना, इस समय जब हम नए नए चोट खाए होते हैं, तो मन में एक भावना अलग तरीके आती है। बस वो भावना जो है मन के अंदर रखनी कि हाँ भाई, जुट जाना है, कोशिश करते रहना, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा बेटे, अभी पूरा फोकस एग्ज़ाम पे कीजिए। और इस समय सर क्या पढ़ लें, इस समय की नोट्स पढ़िए, डीपीएस के क्वेश्चन रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी के इमेजेस को बहुत ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी की लाइनों को बायोलॉजी में एक बार खुद से जल्दी जल्दी, आप 5-5 7 पेज के चैप्टर है, फटाफट रिवाइज कीजिए उसको आप, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो है फार्मूला बुक से फिजिक्स के फार्मूले एक बार रिवाइज कीजिए पूरे। जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वो लगाइए, पीवाईक्यूज को लगाइए भी, ठीक है। केमिस्ट्री में जो याद करने वाला पोर्शन है वो एनसीईआरटी से देखिए आप, ऑर्गेनिक का पोर्शन भी देखिए, इनऑर्गेनिक भी एनसीईआरटी देखिए आप, ठीक है ना। तो उसका ध्यान रखिए आप। बाकी मुझे लगता है बेटा कि ना, अभी सिस्टमेटिक रहेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।